हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो बुक का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। जो इससे पहले चैप्टर था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज का चैप्टर है वो तो हमने फिनिश कर लिया, कैसे कैसे हम कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ डालते हैं। तो आज का चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो इस वाले फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लेंथी क्वेश्चन होंगे, तो इस वाले चैप्टर को हमें टाइम भी लग सकता है सोल्व करने में। क्योंकि मेरा टारगेट यही है, आपको एक एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाना है, तो इसमें हमें टाइम लग जाएगा। तो जो हमारा एक और था, क्या था, कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो भी टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। और उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा रिसीट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो हमारा साइड बाय साइड टॉपिक चल रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी पोर्शन ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम स्टार्टिंग के लेक्चर में करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी, ये 23 की 23 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इनका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे हम फाइनल अकाउंट्स में इनका ट्रीटमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे होगी फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर किया है। सिंपल ट्रायल बैलेंसेस होते हैं, हम उसको कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। सिंपल, अगर तो हमारे पास सिंपल ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। और बैलेंस शीट में कौन से होते हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब कई बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो आपको फ्रेंड्स अगर याद होगा, तो हमने एक चैप्टर किया था डबल एंट्री सिस्टम वाला, चैप्टर नंबर 7। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये दोबारा से कर लो, यहां पर एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको, आप राइट डाउन भी कर लेना। मोर ओवर आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा मैं सारे चैप्टर दोबारा से, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना। इस चैप्टर का तो प्रिंट आउट निकाल ही लेना आपने। अगर तो आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, लेक्चर 1 से, मेरी चैप्टर 1 से, तो आपके पास नोट्स तो होंगे ही, तो फिर आपको इसका प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट के नेम से फ्रेंड्स क्लियर क्या होता है कि ये किसी पर्सन के नेम से होगी। जैसे, तो यहां पर पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से हैं, जैसे किसी पर्सन के नेम पे, जैसे मोहन, रामचंद्र कृष्ण, डीसीएम लिमिटेड, अकाउंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, आपका प्रोप्राइटर का अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ये सारे कौन से हैं फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन के नेम पे। रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट में आगे आगे फ्रेंड्स, ये पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन में ये पर्सन के नेम होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होंगे, ये फर्म के होंगे, या फिर जो क्या है, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट। कोई फर्म का अकाउंट हो गया, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, हमारे सारे के सारे आउटस्टैंडिंग एक्रूड अकाउंट सारे आते हैं। ये हो गए आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट में आपके सारे के सारे एसेट्स अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल एक्सेट्रा।
तो उसके बाद जो रियल अकाउंट में भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल। टेंजिबल में कौन कौन से हैं? जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे। इनटेंजिबल में क्या है? गुडविल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, पेटेंट्स राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये लो, ये सारे क्या है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस अकाउंट और सारे के सारे इनकम अकाउंट, जैसे सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, बैड डेट्स। और इनकम में कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का फ्रेंड जो था, वो रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लगता है? जब कोई हमारे पास आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहां पर फिर सबसे पहले तो हम करते हैं, ये आपको एक ओवरव्यू देता कि हमारे कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बता दिया आपको। तीन तरह की क्लासिफ दो तरह की होती है, एक तो होगी हमारी पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आगे तीन तरह के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और दूसरी तरफ इन पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी आगे दो तरह के अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, और इसके आपको रूल बता दिए। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी करेंगे एडजस्टमेंट। कैसे हम फाइनल अकाउंट्स में इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में जो हमारा इसका चैप्टर नंबर 20 था, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसमें हमने अकाउंटिंग कौन कौन से अकाउंट कहां कहां पर आते हैं वो किया था। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं आपके? नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल। और बैलेंस शीट में आपके रियल और पर्सनल अकाउंट्स। आपको नॉमिनल अकाउंट भी पता चल गया कौन से हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट भी पता चल गया कौन से हैं। अब हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स में इन सभी की एडजस्टमेंट। चलो, in order to ascertain the true profit or loss of the business for a particular year, it is necessary that all the expenses and income relating to that year are taken into consideration. For example, if we want to ascertain the net profit for the year ending on 31 March and rent for the month of March has not yet been paid, it would be proper to include such rent along with the other expenses of the year. Similarly, अब होता क्या फ्रेंड्स, मान लो आप लोगों ने एक पर्टिकुलर ईयर का, जैसे यहां पर बताया हुआ है, आप लोगों ने 31 मार्च तक अपने अकाउंट्स बनाने हैं। और 31 मार्च तक अब बनाने हैं आपके ने, जो तो आपकी एंट्रीज आ गई वो तो आपकी अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट होगी। पर सपोज कर लो कि आपकी कुछ एंट्री जो हमारी मार्च के महीने की थी, अभी पेड होंगी जाके हमारे अप्रैल में, वो फिर कब इनकॉर्पोरेट होगी? वो तो इनकॉर्पोरेट होगी नहीं। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमें, क्योंकि हमारे अकाउंट्स तो 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं, फिर इसके बाद हमें उन पर्टिकुलर एंट्री की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ताकि जिस साल के वो खर्चे हैं हमारे उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्चे शो हो सके। ठीक है, तो it would be proper to include such rent along with other expense of the year. Similarly, it often happened that certain income like interest, dividend, commission, etc. are earned but not received. अगर हो सकता है कि आप लोगों ने 2023-24 में कोई इनकम अर्न की हो, पर आपको ये मिली ही नहीं तो अकाउंट्स में आपकी एंट्री नहीं होगी। पर अब मान लो आपका आ गया 24-25, अब आपको इनकम मिल गई 23-24 की, तो फ्रेंड्स ये 24-25 की तो नहीं है इनकम है, इसकी एडजस्टमेंट आपको कहां पर करनी पड़ेगी? आपको 23-24 के फाइनल अकाउंट्स में करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ सच इनकम मस्ट बी मेड इन द करंट ईयर इटसेल्फ, सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस account may disclose the correct amount of the net profit or loss and a balance sheet may present the true financial position of the business. इसका मेन मोटिव ही यही होता है कि हमारी जो बिजनेस क्या है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके।
और हमारी जो बैलेंस शीट है हमारी ट्रू पोजीशन बता सके कि हमारी उस पर्टिकुलर ईयर में हमारे प्रॉफिट्स कितने से और हमारे बैलेंस शीट क्या डेफिसिट कर रही थी, हमारे कितने एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। Simply stated, while preparing final accounts, it must be deducted whether there is a transaction कौन कौन सी which has been omitted to be recorded in the books। एक तो हमने वो एंट्री देखनी है जो हमारी ओमिट होगी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, एक which has been wrongly recorded in the book जो हमने गलत रिकॉर्ड कर ली, or which only one aspect has been recorded in the book। एंट्री पास फॉर सच ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसकी जब भी हम एंट्री करेंगे ऊपर तीनों एंट्री की, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो ट्रू प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पता चल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है, एक टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, जो हमने ट्रांजैक्शन ओमिट कर ली उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लेंगे, टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ सच एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन अक्रूड बट हैव नॉट बीन पेड। हमें पता चलता है कि जो हमने एक्सपेंसेस कर तो लिए पर अभी व्हिच हैज बीन अक्रूड जो हमारे हो तो गए पर अभी हमें पे नहीं किए। टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ सच इनकम व्हिच हैव बीन अक्रूड बट नॉट हैव बीन रिसीव, जो हमारी इनकम तो ड्यू होगी पर अभी हमें रिसीव ही नहीं हुई। टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। It must be remembered that while preparing final accounts, the item which are given inside the trial balance are written only once। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो फ्रेंड्स, ये आप स्टार मार्क कर लो, जो आइटम आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगी, चाहे आप इसको समझ लो चाहे याद कर लो, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली एक टाइम लिखना है। कहां पर, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, जैसे हम अपने प्रीवियस चैप्टर में करके आए, चैप्टर नंबर 20 में। जो भी हमारी आइटम होगी ट्रायल बैलेंस की, उसको सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। नेक्स्ट, ऑन दी अदर हैंड विच आर गिवन आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस आर टू बी रिटन ट्वाइस बिकॉज अ डबल एंट्री in respect of all these transaction is to be completed in the final count itself। अब फ्रेंड्स वैसे ऐसे होता क्यों है कि जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है उनको हम दो अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये क्यों होता है ऐसे बताओ। अगर तो कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से चैप्टर देख रहा है, हमारी जो अकाउंट होती है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे परचेज मशीनरी 1000, ये आप एंट्री भूल गए, ओमिट होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। एक तो इसका इफेक्ट पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में, दूसरा इसका इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट में। अब मशीनरी भी हमारा एसेट से, कैश भी हमारा एसेट से। एक तरफ क्या होगा, जहां पर हम एसेट साइड में मशीनरी लिखेंगे वहां पर तो 1000 से मशीनरी अकाउंट को प्लस कर देंगे, जहां पर एसेट साइड में हमारा कैश होगा वहां पर कैश को हम 1000 से रिड्यूस कर देंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमने एक अकाउंट का दोनों जगह इफेक्ट डाल दिया। क्योंकि जब हमने लेजर किए थे फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, हम हर एक एंट्री को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लेजर में, उसके दोनों अकाउंट्स में इफेक्ट डालते हैं। पर अगर कोई एंट्री मान लो रह गई, अब हम दोबारा से थोड़ी ना लेजर करेंगे, क्योंकि अब तो हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और मोर ओवर हमारे लेजर भी कंट्रोल क्लोज हो गए, जर्नल भी क्लोज हो गए। अब फिर से दोबारा एंट्री थोड़ी ना होगी, अब सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट डालना है हमने फाइनल अकाउंट्स में, जो हमारी एडजस्टमेंट रह गई। तो जो हमारी एडजस्टमेंट रह गई तो उसका आप फाइनल अकाउंट्स में दो जगह इफेक्ट पड़ोगे, उसकी डबल एंट्री होगी दो जगह, वो देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स में होंगी। ठीक है, चलो अब जो आपकी एक एंट्री हो सकती है, सबसे पहली एंट्री जो इन्होंने बताई है वो है क्लोजिंग स्टॉक की।
क्लोजिंग स्टॉक की मैंने आपको पहले भी बताई है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड्स, अगर मान लो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया, जैसे यहां पे कितना 40,000, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आपकी ऑलरेडी जो एडजस्टमेंट दी गई है, हुई है क्लोजिंग स्टॉक की, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड्स में शो होगा बस। अगर तो मान लो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में हो, फिर इसकी एक एंट्री कहां होगी, एक एंट्री तो इसकी ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। दूसरी इसकी एंट्री होगी एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहां पर इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारे पास साल के लास्ट में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिसेलेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। जो भी हमारी लेस वैल्यू होगी उस पे हम इसको कंसीडर करेंगे। ये आप बताओ हमारा कौन सी कन्वेंशन थी या फिर कौन सा प्रिंसिपल था, आपको अच्छे से करवाया हुआ मैंने। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन गुड्स वर परचेज फॉर 1 लाख बट एट प्रेजेंट इट रिसेबल वैल्यू इज 1,20,000। इट विल बी वैल्यूड एट 1 लाख एंड नॉट एट 1,20,000। इसको हम बुक्स में कितने में शो करेंगे, 1 लाख में, ना कि 1,20,000 में। अगर इसी स्टॉक की हमारी वैल्यू 90,000 रहती तो हम इसको किस पे शो करेंगे, 90,000 पे। The basic principle underlying the valuation of closing stock is that anticipated losses should be taken into account, but all unrealized gain should be ignored। हम तो सारे के सारे एंटिसिपेट लॉस तो हम कंसिडर करते हैं अकाउंट्स में, बट कोई भी अनरियलाइज्ड गेन्स को क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इंपॉर्टेंट इन दी बुक्स बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री क्या पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती थी, परचेज की एंट्री होती थी, ये सारी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में करवा दी है। अब आगे बात इसकी फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट। दोबारा से, जो भी हमारी ट्रायल बैलेंस की आइटम होगी, जो हमारी ट्रायल बैलेंस में लिखी गई, उसका तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में हमने एक ही जगह लिखना है, ओनली वंस। जहां पर मर्जी, चाहे आपकी वो जहां पर भी होगी आपकी, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे आप बैलेंस शीट में। पर जो आपकी ट्रायल बैलेंस के बाद आइटम लिखी होंगी, जिनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जिनकी किसी भी अकाउंट में एडजस्टमेंट हुई नहीं, उनको हम लिखेंगे दो जगह। दो जगह लिखने का मतलब क्या होता है, उसके पीछे मोटिव क्या होता है, क्योंकि अकाउंट्स हमारा जो बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ता है, तो हमें फिर उसका भी दो जगह इफेक्ट ही डालना पड़ेगा। अगर हम एक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो उतनी अमाउंट से कोरस्पॉन्डिंग कितना करेंगे, क्रेडिट करेंगे अकाउंट को। ठीक है, तो अब देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां कहां होती है। यही होती है जो मैंने आपको अभी बता दी है। जनरली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। दिस इज सो बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड। आपको उसने बता दी भी दिया कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा जर्नली क्या होता है, हमारा बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है, क्योंकि जब सभी अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं फ्रेंड्स, तब इसकी वैल्यू जाके निकलती है, इसकी क्लोजिंग स्टॉक की। As such, closing stock will be shown at two places, on the credit side of the trading account and on the asset side of the balance sheet. But if the closing stock appear inside the trial balance, it will be shown only on the asset side of the balance sheet, because it means that entry to incorporate the closing stock in the books have already been passed and it has already been deducting out of purchase account given the trial balance। जैसे यहां पर दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये आपकी इस वाली बुक में नहीं था, डीके गोयल की सर की बुक का, तो ये फिर मैंने दूसरी बुक से इसको थोड़ा सा पेस्ट कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक की फ्रेंड्स आपकी क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां भी क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, हमारी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी, हमारी माइनस हो चुकी है।
फिर एक चीज और, उस वाले केस में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ना तो इसको ट्रायल बैलेंस में शो करना है और ना ही इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो करना। अगर तो इसको डेबिट साइड शो कर देंगे, एक तो फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसकी अमाउंट इनको इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक की, एक हम अलग से कर देंगे, तो फिर इसका डबल अमाउंट से एंट्री कर देंगे, डबल अमाउंट से हमारी एंट्री हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे होते क्या हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए हमारे जो एक्सपेंसेस हमारे ड्यू तो हो गए, जिनकी सर्विसेज तो हमने अवेल कर ली बट अभी हमने उसकी पेमेंट ही नहीं की, नो पेमेंट। फिर उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि हमने अकाउंट्स में क्या किया है, जिस साल का खर्चा होगा हमने उसी साल के अकाउंट्स में उसको बुक करना है। अगर कोई भी आपका खर्चा 2022-23 का है, जो आपने सर्विसेज तो इसकी अवेल कर ली पर अभी आपने पेमेंट नहीं की और ये आपका साल फिनिश हो गया, ये आपका ईयर फिनिश हो गया, अब आपका आ गया 2023-24, अब इस साल में पेमेंट करनी है, तो पेमेंट तो आपने इस साल की, पर हमें एंट्री किस साल में करनी पड़ेगी, अपने प्रीवियस ईयर में। इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स में, क्योंकि अगर हम इस साल में कैश पे कर रहे हैं तो इससे तो ये ट्रीट होगा कि हमारा ये पर्टिकुलर खर्चा है ही इस साल का है, नहीं, फिर इस साल हमें शो करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो ये खर्चा था ना वो प्रीवियस ईयर्स का था, ना कि करंट ईयर का था। तो अब आउटस्टैंडिंग हमने सर्विस तो अवेल कर ली पर उसकी पेमेंट नहीं की, हमें बाद में पता चला जब हमने अकाउंट सारे क्लोज कर लिए। अब इसकी कहां कहां एंट्री करेंगे वो देखते हैं। दीज आर दी expenses which have been incurred during the year but have been left unpaid on the date of preparation of final accounts. In other words, the benefit of such expense has been derived during the year but the payment of which has not yet been made. For example, the firm pay rent at the rate 1000 per month if during the accounting year ending 31 March only 11 month rent amounting to 11,000 has been paid. Rent for 1 month 1000 will remain outstanding at the end of the year. आप लोगों ने 11,000 रेंट तो पे कर दिया पर आप लोगों का 1,000 रेंट पे करना बाकी है अभी, उसकी हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे एंट्री करेंगे। Outstanding expense on the one hand will be added to the concerned expense on the debit side of the profit and loss account, and on the other hand will be shown in the liability side of the balance sheet. Outstanding expense is a personal account because it represents those person to whom the payment is to be made. जैसे हमारा मैंने अभी आपको तीनों अकाउंट्स कराए हैं, कौन कौन से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब कोई भी, चलो ये हमारा आ गया, इसी एंट्री के बेस पे करा देते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारी वेजेस पेड है 2,20,000, सैलरी पेड है 55,000। हमें नीचे एडजस्टमेंट दे दी कि 20,000 हमारी वेजेस की एडजस्टमेंट बाकी है और सैलरी की 5,000 की एडजस्टमेंट बाकी है। अब सबसे पहले तो इसकी एंट्री करते हैं। वेजेस हमारा क्या है फ्रेंड्स, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ये वेजेस नीचे है ये क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है, ये लो, रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो यहां पर वेजेस हमारा क्या है, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। चलो अब आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। जिसको हमने बेनिफिट देना है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस वाले केस में हमारा
पेमेंट किसको हो रही है? आउटस्टैंडिंग वेजेस को, जिसको हमने अभी पे करनी है। तो वो क्या करेंगे? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। एक तो हमारी वेजेस अकाउंट में एंट्री होगी, एक हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में होगी। अब हमारे क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो क्लोज हो गए, वेजेस अकाउंट में ये फिर क्या करेंगे? जितना बैलेंस हमारा था वेजेस अकाउंट का, उसमें 1,000 और प्लस कर देंगे। चलो ये तो यहां पर आ गया। अब आ गई आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी हमने ये पे करनी है, पे की नहीं है अभी। तो अगर हमने पे करनी है तो हमारी क्या है ये फिर फ्रेंड्स? हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे? इसको लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे। दूसरी एंट्री हमारी ये लो। एक बार तो हमने इसको क्या करता, क्योंकि वेजिस हमारी कहां पर आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अमाउंट में यहां पर हमने वेजिस में ऐड कर दिया। दूसरा, क्योंकि ये हमारी आउटस्टैंडिंग वेजिस है, अभी हमने इसको पे करना है, पे नहीं हुई, हम आने वाले टाइम में पे करेंगे, पर हमने इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्योंकि जिस साल का खर्चा था हमें इससे उस पर्टिकुलर ईयर में शो करना पड़ेगा। चाहे हमने पे नहीं किया, पर इसकी सर्विसेज तो हमने इस पर्टिकुलर ईयर में अवेल की है ना। ठीक है, तो हमें फिर उसी साल के फाइनल अकाउंट्स में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री कर दी हमने कहां पर? एज अ लाइबिलिटी, दूसरी एंट्री कर दी। एक ट्रांजैक्शन कहां की इसकी? ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरी इसकी कहां की? बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी। अब आ गई सैलरी की बारी। सैलरी भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसमें भी सेम प्रिंसिपल लगेगा। एक तो हमारा सैलरी अकाउंट में प्लस कर देंगे कितना? 5,000। ये लो। दूसरा दूसरा अभी हमने इसको पे करना है, तो ये हम लाइबिलिटी साइड इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो इसकी दोनों एंट्री होगी। आपको यही बताया स्टार्टिंग में, जो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी उसकी दो जगह एंट्री होगी फाइनल अकाउंट्स में। एक यहां पर कहां होगी? जैसे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, दूसरी एंट्री इसकी बैलेंस शीट में होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैज बीन मेंशन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अब हो सकता है कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कई बार ट्रायल बैलेंस में दिए गए हो, फिर उस वाले केस में क्या करना है? दे विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ओनली। हमने सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी साइड शो करने हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? हमने ऑलरेडी कंसर्न अकाउंट में इसकी एंट्री की हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर हम कहां पर शो करेंगे? अपनी लाइबिलिटी साइड में। अब आ गया फ्रेंड्स आपका प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब हो सकता है कि आपकी फर्म की कंडीशन इतनी अच्छी हो कि आप लोगों ने अपने एक्सपेंस क्या किए? एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड पे कर दिए। लेट्स सपोज कि आपने 6 महीने की जो प्रीमियम था आपका इंश्योरेंस का, वो पे कर दिया आपने जनवरी में। जनवरी 24 में आपने प्रीमियम कर दिया 6 महीने का पे। अब ये 6 महीने आपके फ्रेंड्स खत्म होंगे 30/6/24 को। पर आप लोगों ने क्या किया होगा? आप लोगों ने ये सारा का सारा खर्चा कहां पर बुक कर दिया होगा? 31 मार्च 24 को, क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 24। पर क्योंकि 3 महीने हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के थे, 3 महीने हमारे या करंट के लगा लो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो 3 महीने का खर्चा तो ये 23/24 में बुक होगा, और 3 महीने का खर्चा बुक होगा ये 24/25 में, ताकि हमें एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट पता चल सके और हमारी ट्रू पोजीशन पता चल सके हमारी बैलेंस शीट की। नहीं तो अगर हम इसको सारा का सारा खर्चा बुक कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में हमारा एक्सपेंसेस कम होंगे। तो इस वाले केस में हमारी एंट्री क्या होगी? इसके भी दो जगह एंट्री होगी। अब आप लोगों ने कोई एक वैसे ही सोचो नॉर्मली कि आप लोगों ने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिए, आप लोगों को
आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस में उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो वाला अकाउंट इनकॉर्पोरेट है ट्रायल बैलेंस में। अब लेट्स इंश्योरेंस, यहां पर इंश्योरेंस की एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में शो किया हुआ 20,000, पर नीचे एडजस्टमेंट उन्होंने दे दी कि प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें से 5,000 का, यानी कि 5,000 का हमने, हमारा था नेक्स्ट ईयर का, जैसे ये था 2022-23, 2022-23 में इंश्योरेंस का खर्चा हुआ हमारा 20,000, पर आगे ही उसने एडजस्टमेंट दे दी कि इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 5,000, यानी कि ये हमारा एक्चुअल खर्चा 20,000 का नहीं है, एक्चुअल खर्चा कितना है 15,000 का। फिर इंश्योरेंस हमारा कहां पर शो होता है? इंश्योरेंस हमारा आता है फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंश्योरेंस में से 5,000 करेंगे लेस और एक्चुअल खर्चा लिखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्चुअल खर्चा कितना? 15,000। दूसरी तरफ क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, हमने एडवांस में पे कर दिया, इसकी एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे 2023-24 में। इसको हम कहां पर शो कर देंगे? अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि मोर ओवर प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा क्या है? एडवांस में पे कर दिया, हमारा क्या है? एसेट से। नेचुरली है, आप लोगों ने कोई चीज एडवांस में पे कर दी, अभी वो ड्यू ही नहीं थी, तो आपका एसेट से। आप लोगों ने कोई सर्विसेज अवेल कर ली पर उसकी पेमेंट नहीं की, वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है आप उसको देनी। तो यहां पर अब पढ़ते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन द वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द वन साइड and will be shown on the asset side of the balance sheet. Prepaid expense is a personal account because it represents those person to whom the payment has been made in advance. ये क्या करता है? शो उन पर्सन्स को शो करता है जिनको हमने पेमेंट एडवांस में कर दी है। यहां पर भी ये रिप्रेजेंट जिन पर्सन को, डेबिट द रिसीवर जिनको ऑफ बेनिफिट, जिनको हमने एडवांस में बेनिफिट दे दिया, और क्रेडिट द गिवर जिनको हमने अभी बेनिफिट दिया ही नहीं, पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है। चलो अब आगे इसका उसने यही बताया होगा कि अगर ये हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हो आइटम, ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हो, फिर वो सिर्फ कहां पर शो करेंगे? एसेट साइड, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुई पड़ी है अगर ये ट्रायल बैलेंस में दी गई आइटम। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा ये फुल फ्लैज चैप्टर भी किया था। अगर हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, उसकी घिसावट लगती है, वियर एंड टीयर यूज करते हैं, तो लगातार उसको यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो हमने फ्रेंड्स क्या करना है? चलो यहां पर एग्जांपल यही लूंगा। Depreciation on the one hand will be shown on the debit side of the profit and loss account because it is a loss or expense, and on the other hand it will be deducted from the value of the concerned asset on the asset side of the balance sheet. अब मशीनरी हमारी 5 लाख की, फर्नीचर हमारा 80,000 का, वो बोल रहा है आपकी डेप्रिसिएशन है 10% मशीनरी पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ, और फर्नीचर पे आपका 20%। तो 10% के हिसाब से इसकी कितनी होगी? 50,000। 20% के हिसाब से इसकी होगी 16,000। तो सबसे पहले तो आपको इसकी एंट्री पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नॉमिनल काउंट, और मशीनरी और फर्नीचर क्या है हमारा? रियल काउंट। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। रियल काउंट का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से वैल्यू क्या रिड्यूस हुई? वैल्यू हमारे पास से मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो डेप्रिसिएशन खर्चा आपका, खर्चा कहां पर बुक करेंगे फाइनल अकाउंट्स में? अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन कहां पर इनकॉर्पोरेट करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दूसरी तरफ इसकी एंट्री क्या होगी? उस पर्टिकुलर एसेट्स में हम उतनी उतनी वैल्यू माइनस कर देंगे। जैसे यहां पर एक तो यहां पर शो कर दिया डेप्रिसिएशन एट एक्सपेंस, दूसरी तरफ क्या किया? इसको हमने उन पर्टिकुलर एसेट्स में से रिड्यूस कर दी उसकी उतनी उतनी वैल्यू। 4,50,000 और 64,000। 5 लाख की मशीन थी, 50,000 माइनस कर दिया,
80,000 की मशीन थी, 16,000 माइनस कर दिया, नेट हमारा ये एसेट्स की अब वैल्यू रहेगी। चलो अब हमारी फ्रेंड्स जो है इलेस्ट्रेशन शुरू होगी। तो फ्रेंड्स फिर मैं पता क्या करता हूं, साइड बाय साइड आपको, जैसे हमारी टोटल कितनी एडजस्टमेंट थी, टोटल हमारी एडजस्टमेंट से 23, तो साथ साथ हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे, साथ साथ हम इलेस्ट्रेशन सोल्व करते रहेंगे। फिर कहीं ये ना हो कि मैं आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट पहले करवा दूं और बाद में आपको भूल जाए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है अकाउंट्स में। तो फिर अभी इंस्टेंट ही मैं सोच रहा हूं कि आपको ऐसे करवा दूंगा मैं कि जितनी हमारी एडजस्टमेंट होगी उसके बाद जितने भी हमारी इलेस्ट्रेशन है वो आपको एक बार सोल्व करवा दूं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलेंगे। जैसे यहां पर हमारी 3 एडजस्टमेंट होगी, क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की और प्रीपेड एक्सपेंस की। अब इनका हम फुल फ्लेज जो फुल क्वेश्चन करेंगे सोल्व, कि अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन अगर हमारा पेपर में आ गया, एग्जाम में आ गया सिंपल क्वेश्चन इन्हीं 3 एडजस्टमेंट का, तो हम कैसे पेपर में उसको सोल्व करना है, कैसे हम उसको करके आएंगे सोल्व, कैसे हम एंट्रीज करेंगे एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो चलो फिर आज का लेक्चर यहीं तक की। एक बार आप दोबारा से देखना, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट की कैसे की है, प्रीपेड एक्सपेंस की कैसे की है। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। सर्विसेज हमने अवेल कर ली, बेनिफिट ले लिया, इसकी पेमेंट करनी है, पेमेंट की ही नहीं आपने उस ईयर में, तो हमारी लाइबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस आप लोगों ने एडवांस में पे कर दिया, हमारा एसेट्स बन गया, एडवांस में पे कर दिया। तो फिर चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।